हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि श्रीलंका का जो अप्रोच था वो एक तरफा था, जहां पर मेजॉरिटी लोगों ने रिसोर्सेस को एक्वायर करने की कोशिश की, जिसका आखिरी परिणाम सिविल वॉर हुआ था। इसी क्रम में हम आगे ये देखेंगे कि बेल्जियम ने क्या अप्रोच लिया था, और क्योंकि बेल्जियम ने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाया था पावर शेयरिंग को लेकर के, तो इसकी वजह से जो रिजल्ट्स रहे वो डिफरेंट रहे श्रीलंका से। साथ ही जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव मैनर में आए, उनका जो आउटकम है वो बेहतर आया। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, रीजनल डिफरेंसेस और डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट किया। कहने का मतलब है, कई बार लोग चीजों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। आप ये चीज पर्सनल रिलेशन में देख सकते हैं, डेली लाइफ में देख सकते हैं, ऑफिशियल पॉलिटिक्स में देख सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पापा को आपके बारे में सब कुछ पता होगा, और क्योंकि उन्हें पता इसलिए है क्योंकि आपने मम्मी को बताया और आपकी मम्मी ने आपके पापा को बताया। पर पापा कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि वो सारी चीजें वो जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट का ना होना। कभी कभी चीजों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता पावर को मेंटेन रखने के लिए। यही चीज ऑफिशियल पॉलिटिक्स में होती है कि लोग चीजों को एक्नॉलेज नहीं करते। रिलेशनशिप में होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, जहां भी अकाउंटेबिलिटी से बचना होता है वहां पर किसी भी चीज को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। मान लीजिए किसी इंसान को लगातार किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे बिहेवियर से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है या कर रही है, जो भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। तो जब तक सामने वाला पर्सन उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेगा तभी तक वो खुद को सेफ रख पाएगा। अगर वो उस बात को एक्नॉलेज करेगा तो उसे उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, और क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता इसीलिए वो एक्नॉलेज नहीं करता। तो ये जो फैक्टर है एक्नॉलेजमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइफ में हो, रिलेशंस में हो, ऑफिस में हो, गवर्नमेंट में हो। तो जब आप पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो ये पावर डायनामिक्स हर जगह काम करता है, और इसी पावर की जो बात की जा रही है, अगर वो पावर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो कोई भी नेशन सही से नहीं काम कर पाएगा। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे आगे कि गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर जाना, जब हम गवर्नेंस की ओर शिफ्ट हुए तो गवर्नेंस में आने का यही एक मतलब था कि अकाउंटेबिलिटी लेना। अकाउंटेबिलिटी तभी तय होगी जब सामने वाला उस चीज को एक्नॉलेज करेगा। तो इसीलिए एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, उस एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया। अभी जो हम श्रीलंका में देख रहे थे, श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी, मेजॉरिटी के जो लोग थे वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, रिसोर्सेस कैप्चर करना चाहते थे, अपने लोगों को ही जॉब देना चाहते थे, और अपनी ही कम्युनिटी की प्रॉस्पेरिटी की सोच रहे थे। और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने दूसरी कम्युनिटी को नेग्लेक्ट कर दिया। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट होता है, और लास्टली फिर सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में। अब यही चीज हमें देखने को मिली बेल्जियम में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया या एक्नॉलेज किया इस चीज को लेके, जो एग्जिस्टेंस है वो रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज है। अगर आप रीजनल डिफरेंसेस की बात करेंगे तो आप इंडिया के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आप ट्रेन में बैठें
और दिल्ली से बिहार की तरफ ट्रेवल करें, या फिर आप दिल्ली से कन्याकुमारी ट्रेवल करें, तो जो हर जगह की बोलियां हैं, भाषा अलग है, बोली जो एक क्षेत्रीय बोली होती है, अवधी है, मैथिली है, इस तरह की जितनी भोजपुरी है, तो जो बोलियां हैं वो भी डिफरेंट होती जाती हैं, भाषा तो बदलेगी ही। उसके साथ साथ खान पान, आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन, बोलने का तरीका, परिवेश, हर एक चीज बदलती जाती है। तो ये जो बदलाव की ये जो श्रृंखला है जो एक साथ चलती है, इसी को हम रीजनल डिफरेंसेस कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी जो बेसिक भाषा है या जो अपने बेसिक कल्चर है उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है। इवन आपके जितने भी सेलिब्रेशन के तरीके हैं, चाहे वो आपके फेस्टिवल हों, चाहे वो आपके रिचुअल्स हों, अगर आप कह रहे हैं मैरिज, तो मैरिज का जो स्ट्रक्चर है वो यूपी, बिहार, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, हर जगह आपको अलग देखने को मिलेगा। ये केवल स्टेट की बात कर रहा हूं, हो सकता है कम्युनिटी सेम हो, कम्युनिटी सेम होने के बावजूद भी स्टेट डिफरेंट होने में भी ये सिचुएशन आएगी। और फिर अगर रिलीजन ही डिफरेंट है फिर तो सारी चीजें बदल जाएंगी। तो ये जो कहने का मतलब है इन अ सिंपल वे, इतने सारे जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को जब हम एक्सेप्टेंस देते हैं तो किसी तरह का विरोध नहीं होता है। और जब हम इन डिफरेंसेस को खत्म करके अपनी कोई चीज थोपना चाहते हैं, तो जिन लोगों के ऊपर हम थोप रहे हैं उनको अपनी स्थानीयता में रहने की आदत है, इसकी वजह से फिर नाराजगी पैदा होती है। कल्चरल डाइवर्सिटीज वही चीज है, कल्चरल एस्पेक्ट में भी आपका चाहे पहनावा हो, आप राजस्थान में देखेंगे अलग तरह का पहनावा है, यूपी में अलग तरह का है, और अगर आप वही नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो और डिफरेंट है, साउथ में जाएंगे तो भी डिफरेंट, मतलब हर जगह के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं और रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, सिंपल वे में अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, उन्हें वेटेज देंगे, उन्हें सोसाइटल रेस्पेक्ट देंगे, तो किसी तरह का विद्रोह नहीं होगा। और दूसरी तरफ में क्या है कि अगर आप उन्हें सप्रेस कर देंगे, तो सप्रेस करने का सीधा सा मतलब है कि फिर वो लोग कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देंगे। तो बेल्जियम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके एग्जिस्टेंस को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब सोसाइटल एस्पेक्ट में, नेशनल एस्पेक्ट में उन्होंने एक रेस्पेक्ट दिया, एक्नॉलेज किया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। 1970 से 1993, मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी उनका संविधान था, उसमें 4 बार अमेंडमेंट किया, इसलिए जिससे कि वो सबके जो जीवन है उसको आसान बना सकें, जो भी उनके देश की अपनी वैल्यूज है उसको अलाइन कर सकें और सब लोगों को एक साझा और विकसित जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे उनको इक्वल कर दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी भी सरकार में अगर आप बराबर की हिस्सेदारी दे रहे हैं तो लोग अपनी बात कह पाएंगे। अगर बराबरी की हिस्सेदारी नहीं है तो जो वर्ग अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाएगा वही विरोध की आवाज तेज करेगा। वही चीज श्रीलंका में था, क्योंकि मेजॉरिटी सिर्फ अपने को गवर्नमेंट में देखना चाह रहे थे, माइनॉरिटी को पीछे कर रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही लोगों को इन्होंने जगह प्रोवाइड कर दी। अब जब दोनों को प्रॉपर इक्वल लेवल पर वेटेज, रेस्पेक्ट और पार्टिसिपेशन मिल गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों लोग अपनी ही बातों को सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल लॉज की भी जरूरत थी जो लिंग्विस्टिक ग्रुप को सपोर्ट करें।
अब लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप मेजॉरिटी होगा, एक माइनॉरिटी होगा। तो जिसको भी सपोर्ट करना है उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक लॉज लाने होंगे जिसकी वजह से एक बराबर का संतुलन बना रहे। और ज्यादा बेहतर है कि अगर हर लिंग्विस्टिक मेंबर को प्रॉपर जगह मिल जाए तो वो काम और आसानी से हो जाएगा। बहुत सी ऐसी पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दे दी गई किसको, स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी कंट्री को, उसको उठा करके उस एक सेंट्रलाइज पावर को दो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। पहले एक जगह से दोनों के लिए फैसले होने थे। कभी भी दो स्टेट है तो उनकी जरूरतें अलग होंगी। जैसे बीमारू स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है इंडिया में, तो वो वही राज्य हैं जो विकास के क्रम में पिछड़े रह गए हैं। तो जो भी राज्य पीछे रह जाते हैं आर्थिक विकास के क्रम में, सामाजिक क्रम में, संसाधनों के अभाव के कारण आर्थिक विकास न कर पाना, जिस भी स्थिति में जो राज्य पीछे रह जाता है उसको अतिरिक्त सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अगर सेंट्रल से सब कुछ डायरेक्टली ऑपरेट होगा तो दोनों को बराबर संतुलित ढंग से संसाधन विकास के लिए नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड कर दी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं रह गई। पहले क्या था, सेंट्रल से जो ऑर्डर मिलना है उसी के अकॉर्डिंग स्टेट को काम करना है। लेकिन अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट ना होकर के स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पॉलिसीज बना करके आगे बढ़ सकते हैं। साथ में जो ब्रसेल्स है वहां पर सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहां पर दोनों कम्युनिटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। प्रॉब्लम तो वही थी, श्रीलंका में क्या कर रहे थे, एक मेजॉरिटी की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे इन्होंने बेल्जियम में क्या किया, बराबर इनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया। और जब दोनों, चाहे वो डच स्पीकिंग हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो, दोनों कम्युनिटी को जब बराबर तौर पर अधिकार मिल जाएंगे तो फिर किसी भी तरह की लड़ाई की स्थिति पैदा नहीं होगी। दोनों लोग स्वतंत्र हैं, किसी भी कानून के बनने में या किसी भी प्रक्रिया में वो अपनी बात रख सकते हैं बराबरी के साथ। और उन्हें इस बात का डर नहीं होगा कि किसी एक वर्ग को ज्यादा समर्थन दिया जाएगा। इसके आगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। ये डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए बेसिक सेंस यही है जैसे इंडिया में है सेंट्रल, स्टेट और उसके बाद आपकी हो गई लोकल गवर्नमेंट। जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से। तो बेसिकली जब यहाँ पर बात हो रही है तो इन्होंने अलग से लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिटी के बेस पे गवर्नमेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल करा दिया। तो अब यहाँ पर डिस्प्यूट के लिए जगह नहीं बची। जितनी ज्यादा जगह डिस्प्यूट्स के लिए होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स किसी भी कंट्री में होंगी। जितना ज्यादा आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते जाएंगे उतने लंबे समय तक गवर्नमेंट फॉर्म करना पॉसिबल हो जाएगा। तो जो भी गवर्नमेंट ज्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है तो वो लंबे समय तक सरवाइव करती है। और इस गवर्नमेंट को पावर दी गई रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी जगह की, किसी भी एरिया की, हर व्यक्ति का यही कहना होता है कि उसे उसकी स्वायत्तता के साथ और स्थानीयता के साथ रहने दिया जाए। अगर स्वायत्तता और स्थानीयता उपलब्ध नहीं होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं विरोध या बगावत में बदल जाती है।
बेल्जियन मॉडल कुछ हद तक कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई राय नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अरेंजमेंट इसीलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि इन्होंने संतुलन के साथ विभाजन की नीति अपनाई। जब आप एक जगह किसी चीज को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं तो डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। अगर आप उस चीज को डिवाइड कर देंगे प्रॉपरली तो फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी क्रम में इन्होंने एक जो कम्युनिटीज हैं उनको पावर इसलिए किया, उनको एम्पावर करने का जो बेसिक पर्पस था, अगर वो फ्रेंच स्पीकिंग हो, डच स्पीकिंग हो या जर्मन स्पीकिंग हो, कोई भी एक वर्ग जब दूसरे वर्ग पर प्रति संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता या फिर उसको दबाने की कोशिश करता तो अल्टीमेटली विद्रोह की स्थिति होती। तो यहाँ पर वही बात है कि मान लीजिए कि अगर एक क्लास में 2 या 3 बच्चे हैं और वहां पर केवल एक ही टॉफी है या एक ही चॉकलेट है। अब अगर एक बच्चे को चॉकलेट देंगे तो बाकी बच्चे नाराज होंगे। तो उस नाराजगी से बचने का एक ही तरीका है, या तो बाकी के बच्चों को भी चॉकलेट दी जाए या फिर जो वो चॉकलेट है उसे बराबर हिस्सों में तोड़ के उन बच्चों को भी खाने के लिए दे दिया जाए। यही एकमात्र तरीका है असंतोष से बचने का। तो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर पावर को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, सही से शेयर नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। और ये चीज बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो बहुत जल्दी आप ले गए कि अगर हम यूनिटी के साथ हर एक काम को करेंगे तो हम लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे देश में भी डिस्प्यूट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? मतलब अगर एक आदमी पर हम एक आदमी हर चीज को संभाले तो उसमें क्या दिक्कत है? वो वही चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर एक व्यक्ति संभाल रहा है हर चीज को, तो अगर वो निरंकुश हो जाए, गलत हो जाए या अपने रास्ते से भटक जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पीछे जो लोग उसकी जिम्मेदारी हैं उनका क्या हाल होगा? तो जब भी आप पावर वर्ड यूज कर रहे हैं, पावर को लोग डोमिनेंस से जोड़ देते हैं, बट एक्चुअल में पावर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी बड़ी पावर या प्रेस्टीज या पोजीशन आपके पास आती जाएगी उतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। तो उसी क्रम में अब हमें यह समझना है कि जब पावर की बात हो रही है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों जरूरी हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम घर से लें, पेरेंट्स के जब भी 2 बच्चे होते हैं, जब तक एक है तब तक तो सारी चीजें उसके पास सेंट्रलाइज हैं। जब भी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जब भी भाई बहन 2 से ज्यादा होते जाते हैं तो पेरेंट्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है कि दोनों को इक्वल जो इक्वल अमाउंट है उसमें कोई भी चीज प्रोवाइड की जाए, कोई भी रिसोर्सेस उन्हें इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड किया जाए। उसका बेसिक सा सिर्फ यही रीजन है कि अगर दोनों को बराबर मात्रा में नहीं दिया तो कोई ना कोई एक नाराज होगा, उसके मन में असंतोष होगा और आगे चल के ये कोई कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। वो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर घर में नया बैग आया, पेंसिल आया, रबड़ आया, कोई नई वर्कबुक आई, कुछ कपड़े आए, हर एक चीज में बराबर इसीलिए बांटा जाता है। उसका सिर्फ एक पर्पस है कि किसी भी तरह से जो असंतोष की भावना है उसको रोकना। पावर शेयरिंग अच्छा होता है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स।
ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मैंने घर एक छोटे से एग्जाम्पल में दिया। अब हम जब बात कर रहे हैं नेशन की, तो वहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग कल्चर को मानने वाले लोग हैं, और अलग तरह के सोशल ग्रुप्स हैं। कुछ जेंडर बेस्ड ग्रुप्स होंगे, कुछ कास्ट बेस्ड होंगे, कुछ रिलीजन बेस्ड होंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। तो जब देश इन सब चीजों में डिवाइड हो जाता है, तो आपस में फिर एक दूसरे को लेकर के जो खींचतान वाली स्थिति है वो शुरू हो जाती है। और उसी से बचने के लिए कोशिश ये किया जाता है कि पावर को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मान लीजिए अगर एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो वहां पर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए प्रॉपर कट ऑफ रहती है कि जनरल की इतनी है, ओबीसी इतनी है, एससी इतनी है, एसटी इतनी है। वो क्लासिफिकेशन क्यों है? ताकि जो वंचित वर्ग है उसको भी आरक्षण के माध्यम से बराबर पर लाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो वर्ग वंचित रहा है सालों से, उसके मन में असंतोष होगा और वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो कहीं पर भी अगर बात किया जाए, वो चाहे किसी इंस्टीट्यूशन की सीट हो, या फिर कोई रिसोर्स हो, या फिर किसी तरह का प्रोडक्ट हो, हर एक चीज लिमिटेड है। और जब लिमिटेड चीज को कई लोग पाना चाहेंगे तो उनमें असंतोष की भावना होगी। उस असंतोष की भावना को बचाने के लिए, बराबर भाग में डिवाइड करके उनको देने के लिए पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया है, जिससे कि आप किसी भी तरह के सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकें। अगर आप सोशल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक पाएंगे तो जल्दी ही ये किस में कन्वर्ट होगा? वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वायलेंस होना शुरू होता है तो अल्टीमेटली जो जो भी वर्ग असंतोष जाहिर कर रहा है, अगर उसकी क्षमता ठीक ठाक है और उसकी जो संख्या है वो भी ज्यादा है, तो संभवतः वो वायलेंस की कोशिश करते हैं। और कई बार संख्या कम होने की स्थिति में भी वायलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि उनका मानना है कि जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो उनको नहीं मिल रहा है। और जब वायलेंस होगा तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। तो इसी को मेंटेन रखने के लिए, इसी पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रखने के लिए पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि सब लोगों में डिवाइड की जाती है। कभी कभी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपनी बात दूसरे पर थोपना चाहती है। शॉर्ट टर्म में ये कभी कभी अच्छा भी लग सकता है कि अपनी बात मनवा ली दूसरे पक्ष से, लेकिन लॉन्ग रन में यही चीज कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनेगी। वही हमने अभी श्रीलंका में भी देखा कि सिविल वॉर होने में भी कई सालों का समय लगा। धीरे 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 जब वो असंतोष बढ़ता गया, गुस्सा पनपता गया, हिंसा बढ़ती गई, तब जाके लास्टली फिर वो मैसिव लेवल पर एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हुआ, जहां पर बहुत से लोग मारे गए। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा लग सकता है कि अपनी बात हम सामने वालों पे थोप दें, या फिर जो भी बहुसंख्यक समुदाय है, मेजॉरिटी है, वो अपनी बात जबरदस्ती अपने ताकत के बल पर माइनॉरिटी से मनवा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि जब मेजॉरिटी ऐसा काम करते हैं, किसी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ मेजॉरिटी का ही लॉस, सॉरी, जब मेजॉरिटी सप्रेस करता है माइनॉरिटी को, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी का लॉस है, बल्कि मेजॉरिटी का भी उतना ही लॉस होता है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी वहां से आउटकम आएंगे वो मेजॉरिटी को नुकसान करेंगे। दूसरा रीजन है कि पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि कहा जाता है ये लोकतंत्र की आत्मा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहां पर माना जाता है कि एक गवर्नमेंट तभी बनती है जब उसमें जनता की भागीदारी बराबर हो। इसीलिए लोकतंत्र लोगों का तंत्र कहा गया है, जनतंत्र जनता का तंत्र। तो सिंपल सी बात है कि पावर शेयरिंग से मतलब ये है कि
सामने वाली जो जनता है वो अपना प्रतिनिधि चुन करके सत्ता में भेज रही है, जिससे कि वो उनके हित में काम कर सके। तो इसीलिए जब पावर शेयरिंग की बात होती है तो एक तरह से जो पावर डिस्ट्रीब्यूट है, तो पूरी डेमोक्रेसी में पावर जनता के हाथ में है और जनता उन लोगों को चुनकर भेजती है जो उनके हित में काम कर सके। अब इसमें दो तरह की बातें होती हैं, एक है प्रूडेंशियल रीजंस, एक है मॉरल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस का सिंपल सा मतलब है जहां पर जो पूरा का पूरा डिसीजन है वो लॉस और प्रॉफिट को देख करके प्रॉपर कैलकुलेशंस लगाने के बाद लिया जाता है, जबकि जो मॉरल की बात कही जाती है वो ये देखा जाता है कि जो भी एक्ट ऑफ पावर है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो पावर शेयरिंग में सिंपल सा मतलब यही है कि उसको इसीलिए शेयर किया जाता है कि प्रॉपर जनता की जो भागीदारी है वो सरकार में बनी रहे, साथ ही जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग तंत्र में हैं, वो भ्रष्ट ना हो, प्रॉपर सत्ता में बंटवारा हो जिसके माध्यम से जनता का और देश का सर्वाधिक भला किया जा सके और उसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी भी शामिल हो। तो ये जो दोनों केस स्टडी थी, एक श्रीलंका की एक बेल्जियम की, ये हमने आज कंप्लीट कर ली। बाकी इसके आगे का हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।